नमस्कार, राज की बात में आपका स्वागत है। विपक्ष इन दिनों ज्यादा कंफ्यूज नजर आ रहा है। इस नए साल में विपक्ष की कई पार्टियां ऐसी है जो कि एनडीए में मर्जर करने वाली है और सबसे ज्यादा समस्या कांग्रेस के अंदर आने वाली है, क्योंकि राहुल गांधी इन दिनों इनएक्टिव हैं। इनएक्टिव ऐसे हैं कि पिछले 15 दिनों से जर्मनी के बाद भी भारत आने के बाद केवल जंगल सफारी कर रहे हैं। पार्टी की एक्टिविटी में एक दिन हिस्सा लिया और जब सीडब्ल्यूसी की बैठक हुई तो वो भी संगठन निर्माण के लिए हो रही थी, नई रणनीति बनाने के लिए हो रही थी। हो गया अलग से विस्फोट और इसी वजह से अभी कांग्रेस के अंदर हलचल मचा हुआ है इस बात को लेकर कि क्या पिछली बार की तरह इस बार भी ग्रुप 28 एक्टिव होने वाले हैं। क्या ग्राउंड में काम करने वाले पुराने नेता फिर से राहुल गांधी और उनकी टीम के ऊपर कोई बड़ा आरोप लगाने वाले हैं। क्या इन लोगों की बात नहीं सुनी गई तो ये फिर से न केवल प्रेशर ग्रुप बनाएंगे बल्कि अलग अलग राज्यों में कांग्रेस संगठन को तोड़ने वाले हैं। ये कई सवाल ऐसे हैं जो राहुल गांधी की टीम को परेशान कर रहा है। लेकिन इस बीच विपक्ष की कुछ पार्टियों की बात करते हैं जो अलग अलग राज्यों में क्षेत्रीय छत्रपों से चलती है, लेकिन आजकल उनकी परेशानी ऐसी बढ़ी हुई है कि उनको लगने लगा है विपक्ष में बैठकर सत्ता के खिलाफ काम कर कर सरवाइव करना बड़ा मुश्किल है। अपने सर्वाइवल के प्लान बना रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं और आगे बढ़ते बढ़ते बीच में एनडीए की तरफ मुड़ रहे हैं। क्योंकि महाराष्ट्र की राजनीति की बात करते हैं, महाराष्ट्र में सबसे बड़े क्षेत्रीय छत्रप जिनको मराठा राजनीति का चाणक्य कहा जाता था, शरद पवार, आजकल इतने कंफ्यूज हो गए हैं कि उन्हें लग रहा है कि क्या हम महाविकास अघाड़ी में रहकर अपनी बेटी सुप्रिया सुले के लिए राजनीतिक विरासत छोड़कर जाएंगे, या फिर अगर सुप्रिया सुले के लिए राजनीतिक विरासत बेहतर बनानी है तो फिर हमें अजीत पवार के साथ गठबंधन करना पड़ेगा और एनडीए का हिस्सा होना पड़ेगा, यूपीए का नहीं, इंडी अलायंस का नहीं। और इसलिए शरद पवार आजकल अजीत पवार के साथ ज्यादा मेलजोल बढ़ा रहे हैं। पुणे में म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के चुनाव में तो दोनों पार्टियों ने गठबंधन भी किया। सुप्रिया सुले से जब पूछा गया कि आपका अडानी परिवार के साथ कैसा संबंध है तो उन्होंने सीधे तौर पर कहा, यह आज का नहीं, यह दशकों पुराना संबंध है और हम राहुल गांधी के इशारे पर अडानी के खिलाफ आग नहीं उगल सकते। ये अडानी वही हैं जिसके खिलाफ राहुल गांधी मुहिम छेड़ रखा है। वो बार बार पीएम मोदी पर हमला करते हुए कहते हैं कि देश की अर्थव्यवस्था के कमान 4-5 बिजनेस परिवारों के पास है, बिजनेस हाउसेस के पास है। और वही अडानी के साथ शरद पवार की लगातार मीटिंग हुई। शरद पवार के ये जो जन्मदिन की पार्टी हो रही थी उसमें अडानी को ही बुलाया गया और उसमें राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा भी मौजूद थे। हालांकि इन दोनों में क्या खिचड़ी पकी ये पता नहीं है, लेकिन फिर भी शरद पवार ने तो सीधे तौर पर कहा, अगर राहुल गांधी अडानी पर, अंबानी पर अटैक करते रहे, कारपोरेट हाउसेस को बिखेरने की कोशिश करते रहे तो फिर हमें सोचना पड़ेगा कि उनके एजेंडे पर इंडी अलायंस की दूसरी पार्टियां भी चलेगी या फिर हमें अलग रास्ता अपनाना पड़ेगा। लेकिन इन दिनों महाराष्ट्र की राजनीति में जो चल रहा है उससे तो लगता है कि शरद पवार अब सरेंडर कर चुके हैं। उनको लग चुका है कि सुप्रिया सुले पहले से नेशनल पॉलिटिक्स में रखी गई और संगठन की जिम्मेदारी अजीत पवार को दी गई। इसका फायदा अजीत पवार को मिला, एनसीपी टूट गई। लेकिन एनसीपी का बड़ा धड़ा अगर अजीत पवार के पास है और हम लोकसभा चुनाव के बाद विधानसभा चुनाव में पूरी तरह से सरेंडर कर चुके हैं, ऐसी स्थितियां पैदा हुई कि बारामती यानी कि गन्ना बेल्ट में भी मराठा छत्रप का एक न चल पाई तो आगे क्या सुप्रिया सुले यानी शरद पवार के बाद, क्योंकि वो लगभग एक्टिव पॉलिटिक्स से इनएक्टिव हो चुके हैं, अब ज्यादा राजनीति में उनका कैरियर है नहीं। वो राज्यसभा में रहते हैं, लोकसभा चुनाव नहीं लड़ सकते और राज्यसभा का कार्यकाल भी खत्म होने वाला है। ऐसी स्थितियों में शरद पवार के लिए समस्या यह है कि आगे क्या सुप्रिया सुले अगर अकेले पड़ जाएगी
तो एनसीपी शरद पवार को आगे बढ़ा पाएगी, इसलिए मर्जर प्लान चल रहा है। एनडीए के साथ मर्जर की संभावना बढ़ रही है और इसमें अजीत पवार की पार्टी के साथ वो मिलेंगे, फिर एनसीपी एक होगी और फिर वो एनडीए का हिस्सा हो जाएगी, न कि इंडी अलायंस में रहेगी। इसी तरह की स्थिति पंजाब की राजनीति में भी चल रही है। अभी सुखबीर सिंह बादल, उनको लगने लगा कि लगातार हमने भारतीय जनता पार्टी के साथ छोड़ा 2022 के बाद, और उसके बाद जब से हम चुनाव लड़ना शुरू किए, हम सोच रहे थे कि अकाली दल और भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन टूटने के बाद किसानों के आंदोलन का फायदा उन्हें मिलेगा, नुकसान होने की संभावना कम होगी। लेकिन उनको अब लगने लगा कि लगातार जो विधानसभा चुनाव हुए उसमें अकाली दल का परफॉर्मेंस पहले से काफी बदतर थी। उसके बाद लोकसभा का चुनाव हुआ, उसमें अकाली दल ऐसी स्थिति में आ गई कि इनके परिवार की एक सदस्य यानी कि सुखबीर सिंह बादल की पत्नी के अलावा कोई और कैंडिडेट जीत नहीं पाया। आगे भी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के चुनाव हुए, कुछ लोकल बॉडी इलेक्शन इस बीच पंजाब में हुए, जिसमें आम आदमी पार्टी कह रहे हैं कि नहीं नहीं हमारी बेहतर जीत हुई है और भगवंत मान के कामों का असर है। लेकिन अकाली दल तो छटपटा रही है, उसे लग रहा है कि अगर भारतीय जनता पार्टी के साथ फिर से गठबंधन नहीं करते तो हमारे अस्तित्व पर खतरा मंडराने लगेगा। भारतीय जनता पार्टी 2027 में होने वाले विधानसभा में अपने दम पर चुनाव लड़ेगी, उसका बेस बढ़ेगा, लेकिन हमारा बेस और घट जाएगा, वोट आधार घट जाएगा, क्योंकि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के इस टकराव में भारतीय जनता पार्टी पहले से थोड़े बेहतर स्थिति में रहेगी और अकाली दल और खराब स्थिति में चली जाएगी, यानी राज्य के चौथे नंबर की पार्टी बन जाएगी। इसलिए सुखबीर सिंह बादल पिछले 6 महीने में 3 बार अमित शाह से मिल चुके हैं और आगे की प्लान यही बन रही है कि भारतीय जनता पार्टी अब पहले की तरह 20% सीटों पर अकाली दल से गठबंधन नहीं कर सकती। अब 50-50% का फार्मूला डेवलप करना है। बस यही एक ऑब्स्टेकल रह चुका है, रुकावट है, जिसके कारण दोनों का गठबंधन नहीं हो पा रहा। उसी तरीके से साउथ की पॉलिटिक्स में भी कुछ नया चल रहा है। तमिलनाडु में डीएमके कंफ्यूज है क्योंकि राहुल गांधी के सिपाहियों ने डीएमके से रिपोर्ट कार्ड मांग लिया। इसके बाद डीएमके अनकंफर्टेबल हो गई कि कांग्रेस कहीं किसी और के साथ गठबंधन की संभावना तो नहीं देख रही। क्या थलापति विजय ने जो पार्टी बनाई है उस पार्टी के साथ कांग्रेस गठबंधन तो नहीं करेगी। इसके कारण जो डीएमके का गठबंधन है वो भी बिखरा हुआ है और उसके गठबंधन की सहयोगी डीएमडीके जैसी पार्टियां, पीएमके जैसी पार्टियां, ये भी अब एनडीए का हिस्सा बनना चाहती है, क्योंकि एआईडीएमके जो वहां की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी है, उसके जो सारे लीडर इकट्ठा होंगे तो अभी एंटी इनकम्बेंसी जो चल रहा है डीएमके के खिलाफ, उसका फायदा उसे मिलेगा। नेतृत्व नहीं, सत्ता परिवर्तन की संभावना है, जिसके कारण तमिलनाडु की 2 बड़ी पार्टियां जो क्षेत्रीय पार्टी है वो दोनों एनडीए का हिस्सा बनने की तैयारी में लगी है। और यही स्थिति केरल की राजनीति में भी है, क्योंकि केरल में अभी पिनरई विजयन यानी कि यूडीएफ और एलडीएफ के बीच टकराव है। भारतीय जनता पार्टी एक बड़ा फोर्स बन के उभर रही है। पिछली बार लोकसभा चुनाव में भाजपा ने खाता खोला, 1 सांसद जीत कर आए, लेकिन अब संभावना बढ़ गई। जब से राजीव चंद्रशेखर को भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है, वो केरल में ही कुंडली मारकर बैठे हैं और वो संगठन को मजबूत कर रहे हैं। वहां जो मुस्लिम अपीजमेंट की पॉलिटिक्स करने वाली पार्टियां यानी कि यूडीएफ की तरफ से कांग्रेस, जिसके साथ जिन्नावादी मुस्लिम लीग की है, और दूसरे तरफ पिनरई विजयन के सीपीएम, जिसके साथ कम्युनिस्ट पार्टियों का गठबंधन है। ये दोनों के बीच ऐसी रस्साकसी चल रही है जिसमें 2-3 पार्टियां केरल की ऐसी है जो कि अब एनडीए के साथ आने की संभावना उसकी बढ़ गई है। और इसीलिए नारायण धर्म गुरुपालन योगम, ये जो सारे संगठन बने हुए हैं, वो सारे संगठन के नेता भी अब मुस्लिम अपीजमेंट की पॉलिटिक्स करने वाली पार्टियों के खिलाफ जा रही है, जिसके कारण एनडीए का कुनबा बढ़ रहा है। तो ऐसे कई पार्टियां स्टेट लेवल की है जो अब इंडी अलायंस को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली एनडीए में शामिल होने की तैयारी कर रही है। लेकिन इससे भी बड़ी दुर्दशा
कांग्रेस की होने वाली है, क्योंकि कांग्रेस के ओल्ड ब्रिगेड फिर से एक्टिव हुए। ये दिग्विजय सिंह के टारगेट से सिर्फ नहीं हुआ, बल्कि दिग्विजय सिंह के साथ ये केरल की राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले शशि थरूर, उधर पश्चिम बंगाल से अधीर रंजन चौधरी जो कि प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करते हैं, उसके बाद पश्चिम बंगाल जाकर ममता बनर्जी पर अटैक शुरू कर देते हैं, जबकि दिल्ली में बैठे कांग्रेस के नेता राहुल गांधी के इर्द गिर्द बैठते हैं और वो सीधे तौर पर ममता बनर्जी को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, चाहे वोट चोरी के मुद्दे पर मोदी को घेरें। लेकिन फिर भी ममता बनर्जी के खिलाफ उन्हीं के नेता कहते हैं कि 50 लाख फर्जी वोटरों की फैक्ट्री चला रही है। राहुल गांधी चुप्पी साधे रहते हैं, एक बात भी नहीं बोलते। तो इसलिए ये पश्चिम बंगाल के अंदर अधीर रंजन चौधरी के नेतृत्व में वो जो कांग्रेस के नेता ये मानकर बैठे हैं कि अगर यहां टीएमसी वर्सेस बीजेपी है, कांग्रेस की कोई भूमिका नहीं है, तो उनका राजनीतिक भविष्य क्या होगा। वो अगर कांग्रेस के साथ रहते हैं तो लोकसभा की बात तो छोड़ दीजिए, विधानसभा में अभी 0 सीट है कांग्रेस की, और उसके बाद कांग्रेस 0 से माइनस में ही आएगी, प्लस में नहीं जा सकती है। इसलिए पूरा संगठन बिखरा हुआ है और अधीर रंजन चौधरी अपने संगठन के कुछ और नेताओं के साथ भारतीय जनता पार्टी की तरफ आ रहे हैं। कांग्रेस में यह केवल दिग्विजय सिंह की बात नहीं है, हुड्डा परिवार भी बगावती तेवर अपना रहा है। पिछली बार जब ग्रुप 23 एक्टिव हुआ था तो उसमें भूपेंद्र हुड्डा को एक बड़ा ऑफर दिया गया था सोनिया गांधी की तरफ से, इसलिए सोनिया गांधी के साथ बेहतर तालमेल बिठाए और हरियाणा की राजनीति का किंग बना दिया गया कांग्रेस का, जिसके कारण कुमारी शैलजा, दूसरी तरफ सुरजेवाला, ये सारे लोग नाराज बैठे हैं कि क्या हरियाणा की राजनीति में कांग्रेस के लिए केवल भूपेंद्र सिंह हुड्डा का ही परिवार है, भूपेंद्र हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा ही कांग्रेस का नेतृत्व करेंगे। और इसके कारण जब इनके ऊपर दबाव बना, नेता प्रतिपक्ष बनाने में देरी हुई, तो उसके बाद ही इन्होंने सोचा अब एक प्रेशर ग्रुप का हिस्सा बनना जरूरी है, और वही दिग्विजय सिंह ने मोर्चा खोला है इन लोगों के साथ। यानी कि इस बार ग्रुप 23 नहीं है बल्कि ग्रुप 28 है। 28 नेता, गुजरात के नेताओं से लेकर महाराष्ट्र के नेताओं तक, ये पृथ्वीराज चौहान अभी जो बोल रहे हैं वो पर्दे के पीछे कुछ और चल रही है। बाला साहब थोराट जो बोल रहे हैं वो अंदर खाने की बात नहीं है, बल्कि वो मीडिया के सामने भले ही भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बोलें, लेकिन इस बीच मीटिंग उनकी फडणवीस और शिंदे के साथ ही चल रही है। तो इसलिए अलग अलग स्टेट में जो कांग्रेस के नेताओं का ग्रुप बना, प्रेशर ग्रुप, जो कि राहुल गांधी, उनके इर्द गिर्द बैठे लोग, यानी कि केसी वेणुगोपाल, जयराम रमेश, पवन खेड़ा, सुप्रिया सिनेत, ये सारे लोग जो राहुल गांधी को अपने एजेंडे के साथ चलाने के लिए उनको चारों तरफ से घेर कर बैठे हैं, उन तक पहुंचना मुश्किल होता है, उसके खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। कांग्रेस में तोड़फोड़ मची है। इसलिए इस साल न विपक्ष न कांग्रेस, ये दोनों के लिए कोई अच्छी खबर आने वाली नहीं है, बल्कि विपक्ष की कई पार्टियां एनडीए का हिस्सा बनेगी और कांग्रेस में एक बड़ा विस्फोट होने की संभावना दिखाई पड़ रही है। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद।